हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी को अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आधुनिक भारत के इतिहास मेंस लेवल की क्लास चल रही है जीएस पेपर फर्स्ट के लिए। तो जितने भी बच्चे पहले की क्लासेज अगर ये फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो पहले प्रीवियस क्लास आप लोग देख लीजिएगा। ये तीसरे नंबर की क्लास है क्योंकि ये सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध है। अगर आप लोग प्रीवियस क्लास नहीं देखेंगे तो आगे वाली क्लासेस समझ पाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मेंस लेवल की क्लास मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में अलग अलग होता है। हम लोग पहले अन अकेडमी के बारे में जान लें। अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से के बाद आपको मिलता क्या है, आपको बेनिफिट क्या मिलता है। तो आपको मिलता है यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, जितनी भी आपकी क्लासेस कंप्लीट कराए जाते हैं उस पर वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आपके कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है। लाइव टेस्ट होता है, जो भी क्लास आपका कंप्लीट होता है उस क्लास पर आपका लाइव टेस्ट लिया जाता है और क्विज कराया जाता है, ताकि आपके टॉपिक को अच्छे तरीके से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इससे ये कंप्लीट करवाया जा सके। और अनलिमिटेड एक्सेस होता है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार उस क्लास को देखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगर हम लोग देखें अन अकेडमी, आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहां से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है सर्च बटन। जब आप लोग सर्च बटन पर एक नाम सर्च कीजिएगा, प्रदीप कुमार सिंह। कौन सा नाम? प्रदीप कुमार सिंह। यहाँ पर मेरे द्वारा इतिहास की हिस्ट्री की क्लास अपलोड की गई है, जो कि प्रीलिम्स लेवल का है, और ये क्लास हम लोग का मेंस लेवल का है। दोनों में अंतर होता है। तो प्रीलिम्स की तैयारी जब करनी है तो आप लोग वहां से कर सकते हैं, और जब मेंस आप लोग को पढ़ना है, मेंस के लिए अगर आप लोग फोकस कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप लोग का ये सबसे परफेक्ट क्लास है। चलिए, ये अन अकेडमी के सबसे टॉप एजुकेटर हैं। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उन सभी के द्वारा और मेरे द्वारा जितनी भी कोर्सेज वहां पर पब्लिश की गई है वो सभी कोर्स आप लोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों में अंतर क्या होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, समझिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चरल शेड्यूल मिलता है। ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको सिस्टमेटिक तरीके से कराया जाता है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके मिलते हैं पर्सनल कोच, जो आपको देखिए गाइड करना, सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी के एग्जाम में गाइड करना करने वाले की भूमिका होती है, तो जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड होते हैं। डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कराया जाता है, और स्टडी प्लानर होते हैं और पर्सनलाइज्ड फीडबैक लिया जाता है। ये सारी की सारी चीजें एक साल के कोर्स के लिए आपका कितना दाम है, 39,500 है। लेकिन जब आप एक कोड का यूज करते हैं PK10, तो PK10 कोड का यूज करने के बाद आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस मेरे साथ जुड़ने का मौका भी मिलता है। और उसी के साथ ये कोर्स का दाम कितना हो जाता है, 44,550 रुपया हो जाता है। जबकि 2 सालों के लिए कोर्स का दाम अगर देखें तो PK10 कोड का यूज करने के बाद कितना होगा, 64,800 रुपया। ये आपका 2 सालों का कोर्स होता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में देखा जाए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1 साल के कोर्स का दाम कितना होता है, 57,600 PK10 कोड का यूज करने के बाद। और 2 सालों के कोर्स का दाम कितना हो जाता है, 89,100 PK10 कोड का यूज करने के बाद। अन अकेडमी की तरफ से ऑप्शनल सब्जेक्ट की अलग से तैयारी करवाया जाता है। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरे द्वारा हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करवाया जाता है। आप देखेंगे यहीं पर मेंस लेवल की हिस्ट्री का जब आप क्लास करोगे या जब आप कर रहे हो तो आपको खुद पता लग जाएगा कि लेवल क्या है। आपकी टोटल थिंकिंग चेंज हो जाएगा मेंस के प्रति। और आप लोग ऐसे अगर पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई आईएएस बनने से रोक सकता है। तो इसलिए सही तरीके से आप तैयारी कीजिए। हिस्ट्री ऑप्शनल टोटल आपका 500 घंटे की क्लास होगी, 500 से लेकर 600 घंटे की क्लास है, उसमें हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप 1 साल का कोर्स ले लेते हैं, 12 महीने का कोर्स ले लेते हैं, तो कोर्स का दाम कितना हो जाएगा, 27,500। ये 1 साल के कोर्स का दाम है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, 18वीं सदी की पूर्वाध, सॉरी 18वीं सदी की पूर्वाध, हाँ। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, सभी लोग बताइए अपनी कॉपी देखकर। तो आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे 18वीं
सदी का पूर्वाध का इतिहास। ठीक है, यही ना हम लोग पढ़ रहे थे, 18वीं सदी के पूर्वाध का इतिहास। और 18वीं सदी के पूर्वाध के इतिहास में देखा जाए तो दो चीजें हम लोगों के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया था। एक पॉइंट तो आपका ये था कि 18वीं सदी के इतिहास को कौन से काल में रखा जाता है, कालक्रम अर्थात कालखंड। भारत में 18वीं सदी के इतिहास अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कब से होता है। और दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा कि मुगल के पतन के बाद, मुगलों का जब पतन हो गया तो पतन के बाद किस प्रकार के क्षेत्रीय राज्यों के कौन कौन से राज्यों की उत्पत्ति हुआ था, यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो ये दो पॉइंट्स तो हम लोग का कंप्लीट हुआ। आज हम लोग को देखना है इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे इतिहास लेखन का क्या मुद्दा है, उस इतिहास लेखन के मुद्दे को समझना है। चलिए आप लोग लिखिएगा, साथ में हेडिंग डाल लीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने हेडिंग डलवाया भी था कि 18वीं सदी के पूर्वाध के इतिहास का मूल्यांकन। हम लोग को किसके बारे में देखना है, तो 18वीं सदी के पूर्वाध के इतिहास का मूल्यांकन करना है, यानी कि 1750 से पहले। इसमें मैंने आप लोग को समझाया था कि हमें यहां पे पढ़ना है इतिहास लेखन का मुद्दा। किसके बारे में जानना है, तो इतिहास लेखन का मुद्दा। और इतिहास लेखन के मुद्दा अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे फर्स्ट में इतिहास लेखन का मुद्दा क्लासिफिकेशन कराया था, परंपरागत इतिहास लेखन। आप लोग अपनी नोट्स को एक बार पलट के पेज की देखिए, मेरे द्वारा लिखवाया गया है। कौन सा मुद्दा है वो, परंपरागत परंपरागत इतिहास लेखन। तो सबसे फर्स्ट मुद्दा हम लोग को चर्चा करना है परंपरागत इतिहास लेखन। अब देखिए, जो परंपरागत इतिहास लेखन वाले रहे उनके द्वारा क्या माना गया, कि 1750 से पहले एक बात जान लीजिएगा कि अंग्रेजों को ये सपोर्ट करने वाले थे, या मार्क्सवादी इतिहासकार हम बोल सकते हैं। यही जो परंपरागत इतिहासकार वाले हैं इनको ही हम लोग मार्क्सवादी इतिहासकार भी बोल सकते हैं। इनके द्वारा सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर किया गया, तो इनके द्वारा यह किया गया कि देखो 1750 से पहले की कहानी भारत में अंधकारमय कहानी है, और 1750 की बाद की कहानी जो है वो प्रकाशमय वाला है। अर्थात भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत, और आधुनिक भारत की शुरुआत 1750 से बाद में हुआ, क्योंकि हम आ गए। अब एक चीज आपको पता है कि मुझे जब अपने आप को अच्छा साबित कराना है, मैं जब अपने आप को अच्छा साबित कराने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को अच्छा कब साबित कर सकता हूं, जब तक अपने अपोजिट वाले को बुरा ना साबित कर दूं। उसमें कमियां मैं बता दूंगा। आप देखते हैं ना, जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, तो जो पार्टी के लोग खड़े हो रहे थे वो दूसरी पार्टियों की कमी गिनाते हैं। जब उनमें कमी गिना देते हैं तो अपनी अच्छाई तो बाहर खुद ब खुद आ जाती है। यही अंतर है कि जब मार्क्सवादी इतिहासकार आए तो 1750 से पहले की जो कहानी है उसको उनके द्वारा यह बताया गया कि देखो 1750 भारत के लिए अंधकारमय का काल था। इसमें कोई भी घटना भारत के हित के लिए नहीं था। तो इनके लिए, इनके अनुसार क्या बोला गया, साथ में आप लोग नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। इनके द्वारा क्या बोला गया कि जो 18वीं सदी है, जो 18वीं सदी का पूर्वाध है, तो ये पूर्वाध क्या होगा, इनके द्वारा कहा गया कि यह पूर्वाध औन्नति का काल था। क्या था ये, तो औन्नति का काल था। अब यहां पर औन्नति का काल यानी कि अंधकारमय का काल, और यह सपोर्ट करने वाले कौन से थे, औन्नति का काल ये मानने वाले कौन से हैं, तो मार्क्सवादी, और विशेषकर जैसे यदुनाथ सरकार जो इतिहासकार है उनके जैसा। तो लिख लीजिएगा, विशेषकर
ब्रिटिश पक्षधर इतिहासकार। तो जो ब्रिटिश पक्षधर इतिहासकार रहा उनके द्वारा, जैसे एग्जाम्पल में यदुनाथ सरकार। एग्जाम्पल में कौन सा हो गया? यदुनाथ सरकार। तो या तो आप इसको अवनति का काल कह दो, या इसको एक और नाम से आप बोल सकते हो कि यही वो काल है, अंधकार का काल। अंधकार का काल। तो इस समय के काल को अंधकार का काल कहने वाले कौन से हैं? मार्क्सवादी। अब ये ऐसे ही तो नहीं कर सकते हैं ना, मतलब जैसे हमारे और आपके जैसे तो नहीं है ना कि हम सीधे बोल देंगे कि देखो भाई आप खराब हो, मैंने आपसे कहा कि आप बहुत बुरे हो, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं हो। तो कोई ना कोई आधार तो देना होगा ना कि अच्छे बच्चे नहीं हो। तो बताओ कौन से आधार पर अच्छे बच्चे नहीं है? होगा ना। तो क्या यह जो इतिहासकारों के द्वारा कह दिया गया कि भारत का इस समय अवनति का काल था, तो क्या ऐसे ही बोल दिया जाएगा, या कोई ना कोई आधार तो जरूर दिया जाएगा ना? तो वह आधार कौन कौन सा था उसको हमें पढ़ना है। कौन कौन से आधार पर इसे अंधकारमय का काल कहा गया, वह बेस क्या रहा, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, आप समझिएगा बेस क्या रहा ये हमारे पेपर। और ऐसे ही जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखना भी पड़ेगा, और लिखना मैं सिखाऊंगा कैसे लिखोगे आप। इनके द्वारा यह कहा गया कि जो मुगल साम्राज्य था, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो इनकी जगह छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। छोटे छोटे राज्य क्या हो गए? स्थापित हो गए। अब मन में क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई साहब अगर ये छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए तो क्या रीजन हो गया? छोटे छोटे राज्य ही तो थे, तो पतन होगा तो कोई ना कोई राज्य तो उत्पत्ति होगा ही। नहीं, इनके द्वारा कहा गया कि देखो छोटे छोटे जो राज्यों की उत्पत्ति हुआ, इसी राज्यों के छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति होने के कारण राजनीतिक अस्थिरता आ गई। क्या आ गया? राजनीतिक अव्यवस्था कायम हो गई। ठीक है, अराजकता की स्थिति हो गई। चारों तरफ अगर देखा जाए तो मारपीट का, एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक करने लगा। अर्थात इनके द्वारा कहा गया कि अराजकता की स्थिति हो गई, तो अराजकता का माहौल आ गया। यही इसमें कहा गया कि जो मराठे थे ना, सबसे ज्यादा उपद्रव इन्हीं के द्वारा मचाया जाने लगा। अर्थात अब मराठे लूटपाट करने लगे। और इसी कारण कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण यह स्थितियां ऐसे व्याप्त हो गई कि जनता त्राहिमाम बोलने लगी थी। और इसी बीच में थी आपके अंग्रेज आते हैं जो एक अच्छा प्रशासक बने और इन सब अशांतियों को कम किए। तो एक पॉइंट तो ये दिया गया। दूसरा पॉइंट इनके द्वारा यह बोला गया, देखिए ऑल पॉइंट समझिएगा। आपके जो मेंस का सिलेबस होता है वह मेंस का सिलेबस एक ब्रॉड सिलेबस है, और उसको अच्छे तरीके से समझना होता है, समझ के लिखना होता है बस। हम लोग देखते हैं आर्थिक स्थिति। कौन सी? आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति पे अगर हम लोग नजर डालें, इन्हीं के द्वारा बोला गया कि अगर हम लोग आर्थिक स्थिति पर नजर डालते हैं तो मुगल साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण राजनीतिक क्या हो गया था? अस्थिरता आ गया था। राजा एक राजा दूसरे को मारकर राजगद्दी हथियाने पे लगा हुआ था। अर्थात राजनीतिक क्या हो गई थी? अस्थिरता आ गई थी। और राजनीतिक अस्थिरता आ जाने के कारण अर्थव्यवस्था भी क्या हो गया? डाउन हो गया। इन्हीं के द्वारा यह कंसेप्ट दिया गया कि मुगल साम्राज्य का, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, इनके द्वारा यह कंसेप्ट दिया गया कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण
हो जाने के कारण अब छोटे छोटे राजा आपस में मारपीट करने लगे, राजनीतिक अस्थिरता हो गई। राजा कौन बनेगा इस पर प्रश्नवाचक साइन था, कोई भी बन सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। और जब इस प्रकार का माहौल चल रहा है तो अब यहां पर क्या रहा, जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डाउन होने लगा। इसी कारण अर्थव्यवस्था क्या होने लगा, अर्थव्यवस्था क्या होने लगा, डाउन होने लगा। और इनके द्वारा तो यह भी कहा गया कि देखो इसी समय अर्थव्यवस्था नहीं डाउन हुआ, मुगल साम्राज्य भी एक बहुत आर्थिक संकट में जो होता है ग्रस्त थी। नादिर शाह का अटैक होना, अहमद शाह अब्दाली का अटैक होना, या उत्तर मुगल काल में खजानों का खाली हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य एक बड़े आर्थिक संकट से ग्रस्त थी। यह वही समय है जब मुगल भी क्या है, एक बहुत आर्थिक, अपने अपनी बातों को प्रूव करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि परंपरागत जो इतिहास लेखन वाले हैं वो क्या बोलते हैं, अवनति का काल था या अंधकार का काल था। तो वही वो बताने का ट्राई कर रहे हैं कि देखो छोटे छोटे राज्य आ गए, राजनीतिक अराजकता का माहौल हो गया, मराठे ज्यादा लूटपाट करने लगे, यानी कि जनता बहुत ही क्या थी, दुखी थी। दूसरा बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति से भी बहुत डाउन हो चुके थे, राजनीतिक अस्थिरता हो गया था, अर्थव्यवस्था डाउन हो गया था। और मुगल साम्राज्य, इसी मुगल साम्राज्य को भी देखा जाए तो आर्थिक रूप से काफी क्या हो गई थी, जो होता है त्रस्त हो गई थी। तो ये सभी स्थितियों को मिलाया गया। फिर इनके द्वारा कहा गया कि सिर्फ यही तीन स्थिति नहीं है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इसके पूर्वाध का काल, यानी कि सांस्कृतिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसके पूर्वाध का काल कैसा था, औन्नति का काल था। कैसा काल था, तो अवनति का काल था। अब यहां क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों भाई, सांस्कृतिक रूप से भी अवनति का काल, कोई रीजन दो, कोई कारण दो। इनके द्वारा कारण दिया गया कि ऐसा हुआ कि मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया तो मुगल साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण जो उनके दरबार में रहने वाले कलाकार थे या दरबारी, यानी कि जो सांस्कृतिक व्यक्ति लोग थे, उनको कहीं स्थान नहीं मिला और वो भटक से गए। तो ये रीजन दिया गया कि मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। और इसी मुगल साम्राज्य के विघटन हो जाने के कारण कला एवं साहित्य को संरक्षण नहीं मिल पाया। साहित्य को संरक्षण नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये तीन पहलू यहां पर देते हैं ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा। यह तीन पॉइंट दिया जाता है कि इन इन स्थितियों के कारण, इन इन स्थितियों के कारण उत्तर भारत का जो पूर्वाध का जो भारत था वो अंधकार में था। अंधकार का कारण यहां देने के पीछे रीजन मैंने बताया ना कि पूर्वाध को यह पूरी तरीके से इन्हीं तीनों स्थितियों के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश इतिहासकार के द्वारा, मार्क्सवादी इतिहासकार के द्वारा, परंपरागत इतिहासकार के द्वारा यह प्रूव करने का प्रयत्न किया गया कि पूर्वाध पूर्वाध को अंधकार प्रूव करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अच्छा, जो पूर्वाध को अंधकार में काल जो प्रूव करने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह प्रयत्न क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका फायदा किसको मिलेगा, इसको फायदा किसको मिलेगा, इसको फायदा फायदा मिलेगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध को। किसको मिलेगा, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध को। देखिए, जब तक हम 1750 से पहले को अंधकार में काल घोषित नहीं कर देते हैं, तब तक जो है उसके आगे वाले काल को हम मतलब अच्छा साबित नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन है कि उनका पूरा का पूरा जोर किस पर रहा,
पूर्वाद को अंधकार साबित करने का। तो लिख लेना यहां पर, जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई उसको उसको प्रगति का काल सिद्ध करना, प्रगति का काल सिद्ध करना ज्यादा आसान हो जाता। ठीक है, इसीलिए इसको किया गया। लेकिन क्या जो नवीन इतिहासकार वाले आए, जो भारतीय या राष्ट्रवादी इतिहासकार जिनको कहा जाता है, तो जो नवीन इतिहासकार वाले आए, तो क्या इनकी बातों को मान लिए? नहीं, इनकी बातों को नहीं माने। अर्थात नवीन इतिहासकारों के द्वारा कौन से, ये पूर्वाद को अंधकार में काल का, तो नवीन इतिहास लेखन ने इस मत को चुनौती दी। इस मत को क्या दिया गया? चुनौती पेश किया गया कि आ जाओ भाई। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? नवीन इतिहासकारों का मत। नवीन, या हम ये बोल सकते हैं अथवा अद्यतन दृष्टि, इनके द्वारा क्या कहा गया? अगर देखिए, जो बातें यहां पर प्रूफ किया गया है ना, तो उस बातों को जो होता है किस प्रकार से जब आप डिस्कस करते हो, तो डिस्कस कैसे करते हो? सामने वाला कोई शब्द बोलता है तो उसको आप अपने लॉजिक देकर काटने का प्रयत्न करते हो ना। सेम चीज यहां भी वही किया जाएगा कि जो बातें पहले बोली गई है उसको किस प्रकार से गलत साबित किया जाए, यही यहां पर किया जाएगा। तो इनके द्वारा क्या कहा गया, अब समझिएगा। आप सभी प्रेम से, आप सभी लोगों को सिर्फ समझना है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि इनके अनुसार ये कहा गया कि जो अंधकार का युग का श्रेणी दिया गया है पूर्वाद को, तो अंधकार का युग कहना उचित नहीं होगा। इसको अंधकार का युग कहना उचित नहीं होगा। क्या मैं यही बोल दूं कि अंधकार का युग कहना उचित नहीं तो सही है? नहीं ना, नहीं ना। तो ये लोग क्या बोले कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखकों का क्या है, एक विचार है अंधकार का युग कहना। देखिए कितना सिंपल है, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक द्वारा ये क्या है, एक विचार है, एक विचार है। और इसे अंधकार का युग इसलिए कहा गया ताकि इस अंधकार के युग का फायदा उठाकर ब्रिटिश अपने परचम को लहरा सके। तो लिखिएगा, अंधकार की पृष्ठभूमि में अंधकार की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश शासन की ब्रिटिश शासन की उपलब्धियों को को प्रकाशित करना आसान होता। इसीलिए ये बातें जो है कही गई। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध को भारत में
आधुनिकीकरण, एक बार आप लोग लिख लीजिए फिर मैं बता रहा हूं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। ठीक है, लेकिन इसको अंधकार का युग मानना उचित नहीं होगा, ये कहा गया नवीन इतिहासकारों को। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं, एक मिनट। लेकिन इसे इसे अंधकार का युग मानना उचित नहीं। अब किस प्रकार से उचित नहीं होगा वो प्रूव किया जाएगा। अभी जस्ट यहां समझिए, जो ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा यह बात बोला गया है कि देखो 1750 से पहले की जो घटना है वो अंधकार का काल है। नवीन इतिहासकारों ने कहा कि नहीं भाई सुनो, ये जो बातें कही जा रही है ये बातें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इतिहास लेखकों के द्वारा दिया गया एक विचार है, ताकि यह विचार इसलिए दिया गया है ताकि अंधकार का काल उसको साबित करके अपने उपलब्धियों को गिना सके। तो अपनी उपलब्धियों को गिनाना उनके लिए क्या होगा, आसानी होगा। और इसी दृष्टि को देखते हुए जो प्लासी का युद्ध है जिसपे भारत कहता है, भारत के इतिहासकार और राष्ट्रवादी इतिहासकार बोलते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत को लूटने की प्रक्रिया शुरू हुआ। तो इनके द्वारा यह साबित किया गया कि देखो भारत को लूटने की प्रक्रिया नहीं शुरू हुआ, हमने भारत में क्या लाया, आधुनिकरण लाया। हमने भारत को मध्य युग को समाप्त किया, हमने भारत का विकास करने का ट्राई किया। और यही रीजन है कि प्लासी के युद्ध को आधुनिकरण की प्रक्रिया से जोड़ने का इनके द्वारा प्रयत्न किया गया था। लेकिन अब जो यहाँ पे पॉइंट कहा जा रहा है कि इसे अंधकार का युग मानना उचित नहीं होगा, तो नवीन इतिहासकार वह कौन कौन से रीजन देते हैं, नवीन इतिहासकारों के द्वारा वो कौन कौन सी बातें कही गई है, उस पर हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहला इनके द्वारा कौन सा पॉइंट उठाया गया था, इनके द्वारा उठाया गया था कि मुगल साम्राज्य का यहाँ पे पतन हो जा रहा है। मुगल साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण ये छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बट गए थे। तो हम लोग यहाँ पर उसके बारे में देख लेते हैं कि राजनीतिक विघटन का सवाल। इनके द्वारा सबसे पहला पॉइंट यह उठाया गया था कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने सबसे प्रथम पॉइंट में यह बोला था कि देखो राजनीतिक विघटन हो गया था। और राजनीतिक विघटन क्या हुआ, हर तरीके से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल कर दिया था। तो नवीन इतिहासकारों ने कहा कि भाई साहब आप भूल गए हो क्या भारत के प्राचीन काल को और भारत के आधुनिक काल तक। आप ऐसे बता दो भारत के इतिहास पढ़ते हुए कि भारत के प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कितने बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ है। कुछ साम्राज्यों को छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़ने के बाद मैक्सिमम समय तक तो छोटे और क्षेत्रीय राज्यों के द्वारा शासन किया गया। और वही प्रक्रिया तो मुगलों के पतन के बाद भी हुआ। ठीक है, तो इनके द्वारा यह इस पे फोकस किया गया कि देखो आप जो ये बातें कह रहे हो कि छोटे छोटे राज्यों के कारण अफरा तफरी का माहौल हुआ, तो नहीं, क्षेत्रीय राज्यों के कारण अफरा तफरी का माहौल हुआ। तो इनके द्वारा कहा गया नहीं भाई, भूलो मत कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक तो छोटे छोटे और क्षेत्रीय राज्यों के द्वारा ही शासन किया गया। बहुत कम ऐसे समय रहे जब बड़े और अखिल राज्य का स्थापना हुआ होगा, नहीं तो मैक्सिमम समय छोटे राज्यों का। तो अगर आप छोटे राज्यों का हवाला देकर राजनीतिक विघटन कर रहे हो, तो प्राचीनतम समय से लेकर अभी तक तो राजनीतिक विघटन में ही चल रहा था। तो भारत का विकास नहीं हुआ क्या, सोने की चिड़िया कैसे हो गई। तो ये फर्स्ट पॉइंट को क्या किया गया, काटा गया। तो लिख लेना साथ में कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत कम ऐसे काल रहे जब किसी अखिल भारतीय साम्राज्य का गठन हुआ। अखिल भारतीय साम्राज्य का
गठन हुआ। मैक्सिमम समय यानी कि अगर देखा जाए तो अधिकतर समय क्षेत्रीय राज्यों का ही क्या रहा, बोलबाला रहा। क्षेत्रीय राज्य ही स्थापित रहे। ठीक है। अब क्षेत्रीय राज्य जब स्थापित रहे हैं, तभी तो भारत में कहा जाता है ना कि जितने कदम दूर चलो उतनी विभिन्नता मिलती है ना। हर हर 2 कदम, हर 10 कदम पे चाल, भाषा, सभ्यता और संस्कृति बदल जाती है। लोगों की भाषा और चाल बदल जाती है। तो ये क्षेत्रीय राज्य ही नहीं, राज्यों ने ही तो इस क्षेत्रीय संस्कृति को पकड़ के रखा। तो हमें इस बात को तो भूलना नहीं चाहिए। तो इनके द्वारा इस बात पे भी क्या है, फोकस किया गया। तो इसका कारण इसका कारण कौन सा है? भारत की भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता, यही इसका प्रमुख कारण रहा। यही इसका प्रमुख कारण रहता है, जो आपके क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति का कारण भी बना हुआ था। तो ये राजनीतिक विघटन का जो सवाल था, उस राजनीतिक विघटन के सवाल को तोड़ दिया गया। दूसरा देखिएगा, अगर हम ये कहते हैं कि जो अखिल राज्य होते हैं, बड़े और अखिल राज्य होते हैं, वही वही जो बड़े साम्राज्य होते हैं, उनको ही अगर प्रगति का बोधक माना जाता है, तो भारत में मैक्सिमम समय क्षेत्रीय राज्य रहे और क्षेत्रीय राज्यों ने क्षेत्रीय संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान दिलाया। तो ये बात कहना तो गलत होगा कि अखिल साम्राज्य ही क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो कहा गया था, वो भी क्या हो गया, कट हो जाएगा। तो लिखना है यहां पर, परंपरागत रूप से परंपरागत रूप से साम्राज्य को साम्राज्य को प्रगति का बोधक माना, जबकि जबकि क्षेत्रीय राज्य को क्षेत्रीय राज्य को प्रगतिहीन कदम माना जाता रहा। प्रगतिहीन कदम माना जाता रहा। लेकिन ध्यान से जब हम इन चीजों को अध्ययन करते हैं, जब पढ़ते हैं, लेकिन तो हम ये पाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय राज्य जो क्षेत्रीय राज्य रही, इन्हीं क्षेत्रीय राज्यों के द्वारा क्षेत्रीय संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान, इन दोनों को क्या मिला, संरक्षण मिला। को संरक्षण मिला। तो छोटे राज्यों को तुच्छ मानना या प्रगतिहीनता का बोधक बोधक मानना क्या होगा, गलत साबित हो सकता है। तीसरा पॉइंट्स हम लोग यहां प्रूव कर सकते हैं कि एक आम धारणा से ये बन गई इतिहासकारों में कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और अस्थिरता आ गई। लेकिन अगर हम बृहद रूप से पढ़ते हैं छोटे छोटे राज्यों का, तो अवध है, हैदराबाद है, बंगाल है, मैसूर है, इस प्रकार के कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाया। ठीक है। तो अव्यवस्था कहां फैली हुई थी, एक शक्तिशाली राज्यों का तो स्थापना हुआ था ना, निर्माण हुआ था ना। इसके बारे में लिख लीजिए। एक आम धारणा बनी कि मुगल साम्राज्य के
विघटन ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। ठीक है, ये एक अवधारणा बन गई थी, लेकिन सतीश चंद्र ने क्षेत्रीय स्तर पर यह बताते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ मजबूत सरकारें बनी हुई थी। तो क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने ये बताया कि बंगाल में किसके अधीन बना हुआ था, तो मुर्शिद कुली खां के अधीन सरकारें बनी हुई थी। या अवध में किसके अधीन बना हुआ था, सआदत खां के अधीन बना हुआ था। और हैदराबाद में आसफ जाह। इनके तीनों के अधीन क्या हुआ, वहीं पे आप लोग लिखिएगा, इन तीनों के अधीन अच्छी सरकारें स्थापित हुई। ठीक है, फिर भी मैसूर में देखा जाए, अगर अधीन जो होता अच्छी सरकारें स्थापित हो रही है, फिर अगर हम लोग आगे थोड़ा सा नजर डालते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि मैसूर में चाहे वो हैदर अली हो या टीपू सुल्तान हो, तो हैदर अली हो या टीपू सुल्तान हो या त्रावणकोर, अभी मैंने बताया था ना त्रावणकोर में, तो त्रावणकोर में कौन सा हो, मार्तंड वर्मा, तो वो मार्तंड वर्मा हो। अगर इन पे हम लोग नजर डालते हैं, इन लोगों पे नजर डालते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं, हम लोग यह देखते हैं कि यहां पर एक सक्षम सरकारों की स्थापना हुई थी। सरकारें स्थापित हुई थी, तो यहां पर एक सक्षम सरकार स्थापित हो गई। तो आप अपने से सोचो, जो आप ये बोल रहे हो, इतिहासकारों को बताया गया कि जो आप इस बात पे उंगली उठा रहे हो बार बार कि मुगल साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण राजनीतिक अस्थिरता आ गया था, तो क्या ये मानना सही है? ये मानना तो सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी सरकारें भी बनी थी जो अच्छी भी थी और सक्षम भी थी। तो जो अगर वो अच्छी भी है और सक्षम भी है, तो उसको गलत मानना तो गलत, उसको जो होता है अच्छा ना मानना तो गलत होगा। तो ये दूसरे पॉइंट को नवीन इतिहासकारों के द्वारा कट कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर पॉइंट्स पे। ठीक है, ऐसा माना जाने लगा था कि ये बोला जाने लगा था कि ब्रिटिश ने ही भारत में एक सक्षम सरकार की स्थापना की। तो नवीन इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि ऐसा नहीं मान सकते कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा ही भारत में एक सक्षम सरकार हुई। अगर ब्रिटिश सरकार नहीं आई होती तब भी भारत में कोई एक शक्ति स्थापित हो जाती, क्योंकि प्राचीनतम समय से अगर हम लोग नजर डालते हैं तो कोई शक्ति जो अखिल राज्य हुआ है उसका विघटन हुआ है, और अखिल राज्य के विघटन हो जाने के उपरांत जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय शक्तियां रही हैं वो फिर से अपने आप को उस स्थान पे स्थापित कर ली हैं। तो यह मानना गलत होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य ने ही एक सक्षम सरकार की स्थापना की। कोई भी हो सकता है, ये सामान्य सी क्या रहा, एक प्रक्रिया रहा। तो लिखिएगा, ऐसा मानने का ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि ब्रिटिश ब्रिटिश के अंतर्गत ही भारत में एक साम्राज्य होना
स्थापित हो सका। बताया जाता है कि देखो, संभल जाओ, ठीक है, समझ जाओ, आप जो इस बात को बार बार कहते हो ना कि हम लोगों ने ही भारत में एक सक्षम सरकार की स्थापना किया, तो इस बात पे आप सुधर जाओ, क्योंकि ये कोई जो होता है ऐसा नहीं था कि आपने ही किया। भारत में क्या रहा, यह एक सामान्य सी प्रक्रिया रही है, एक सामान्य प्रक्रिया रही है। सामान्य प्रक्रिया क्या रही है कि साम्राज्य के पतन के उपरांत सामान्य प्रक्रिया क्या रहा, तो कोई भी साम्राज्य है, तो साम्राज्य के विघटन हो जाने के पश्चात, साम्राज्य का जब विघटन हो गया, तो विघटन होने के बाद क्षेत्रीय राज्य क्या हुए, स्थापित हुए। क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए, और इन्हीं क्षेत्रीय राज्यों में से, इन्हीं में से कोई उठकर कोई उठकर साम्राज्य का निर्माण किया। साम्राज्य का निर्माण किया। तो जो आप ये बोल रहे हो कि हम लोगों के द्वारा ही एक सक्षम सरकार की स्थापना किया गया, नहीं तो भारत में एक सक्षम सरकार की भी स्थापना नहीं हो पाती, तो आपकी यह भूल है। आपकी ऐसी बातें सोचना आपके लिए क्या है, भूल है। क्योंकि यह भारत में सामान्य सी प्रक्रिया बनी हुई थी कि साम्राज्य का विघटन होता, आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, एक साम्राज्य का विघटन होता, फिर छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति होती, और उन्हीं राज्यों में से कोई राज्य उठकर एक साम्राज्य का निर्माण बना लिया होता, बन जाता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए अगर अगर ब्रिटिश नहीं आए होते, ब्रिटिश नहीं आए होते, तो कोई दूसरी शक्ति नहीं आए होते, तो कोई दूसरी शक्ति साम्राज्य निर्माण की क्रिया में आगे बढ़ गई होती, आगे बढ़ गई होती। तो ये सारी की सारी चीजें दी जाती है उनके बातों को कट करने के लिए। अब वहां पे बताया गया कि आर्थिक रूप से अवनति हुआ था। मैंने बताया था ना कि आपके ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा इस बात को बोला गया कि भारत में आर्थिक अवनति हो गए थे। तो अब हमें इसको भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि देखो भाई साहब, आर्थिक अवनति नहीं हुई थी। तो अब हमें किसको बारे में, हमें फिफ्थ नंबर में अब प्रूव करना है आर्थिक अवनति। किसको, तो आर्थिक अवनति को। अगर हम लोग इस पे नजर डालते हैं कि आर्थिक अवनति है या नहीं है, तो ये कहना हमारे लिए या ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए उचित नहीं होगा। खासकर ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि यह काल वही काल है जब अमेरिका से बहुमूल्य धातुओं को लेकर भारत में आते हैं, और यहां से सामानों को बाजार करके लेकर जाते हैं, व्यापार करके ले जाते हैं। ये वही काल है जब किसी भी यूरोपीय वस्तु का भारत में कोई डिमांड नहीं है, और भारतीय वस्तुओं का यूरोप में सबसे ज्यादा डिमांड है। तो इसमें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट, यानी कि व्यापार एक तरफा चल रहा था। तो आर्थिक रूप से तो सोने की चिड़िया हो गया था ना। ये वही काल है जिस समय अंग्रेजों के इतिहासकारों ने यह जताया था, और अंग्रेज जो ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटेन सरकार, वो बहुमूल्य धातुओं को भारत की तरफ आने पर रोकती थी, पाबंदी लगाती थी। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि आर्थिक अवनति रहा। समझिए, अब इसके लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मेंस थोड़ा सा टिपिकल्ट होता है, समझना होता है, और अगर आप समझने की शक्ति रखते हैं अपने पास, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। क्योंकि लिखिएगा,
यूरोपीय व्यापार के कारण, यूरोपीय व्यापार के कारण, व्यापार के कारण बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में चांदी का आगमन हुआ। ठीक है, यही समय है जब नकदी फसलों का प्रचलन क्या हो गया, काफी ज्यादा बढ़ गया, और जो नगद में राजस्व पे बल दिया गया, नगद में राजस्व पर बल दिया गया। ठीक है, जब नगद में राजस्व पे बल दिया जाएगा तो मौद्रीकरण तो हो जाएगा ना, तो इसी कारण तो अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण को, मौद्रीकरण को प्रोत्साहन मिला। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। भारत के पैसे के बल पे ही तो, ठीक है ना, भारत के पैसे से ही तो यूरोप में क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। और आप ये बोल रहे हो कि हमने भारत में विकास किया, अरे तुमने तो हमारे पैसों को लेकर अपना विकास कर लिया। जब तक भारत पे कब्जा रहा तब तक तुम्हारा अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 1 बना रहा। अब तुम ये बोल रहे हो कि हम आपका विकास कर रहे हैं, हम आपको आर्थिक मदद कर रहे हैं। ये कहना क्या था, गलत था, क्योंकि ये वही काल है, यानी कि इसी काल में, इसी काल में अगर देखा जाए तो भारत का क्षेत्रीय व्यापार काफी तीव्र गति से बढ़ा हुआ था। भारत के में राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी भारत के बैंकर या क्षेत्रीय प्रशासक, क्षेत्रीय प्रशासक, इन सभी के बीच क्या हो गया था, लिखना साथ में, इन सभी के बीच गठबंधन बन गया था। और कृषि से प्राप्त, और कृषि से प्राप्त रकम का उपयोग, उपयोग व्यापारिक निवेश में होने लगा था। होने लगा था। तो जिस देश में इस प्रकार की क्रियाएं हो रही है, इस प्रकार की क्रियाएं चल रही है, क्या उस देश को आप गरीब बोल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इसको आर्थिक उन्नति का काल कहना उचित नहीं लगता है। फिर हम लोग किसके बारे में देखते हैं, हम लोग देखते हैं 6 नंबर में सांस्कृतिक दृष्टि से पतन। यह भी हमें प्रूव करना था ना, तो सांस्कृतिक दृष्टि से पतन। क्या इसको सांस्कृतिक दृष्टि से पतन कहना उचित होगा? अब क्वेश्चन यहां ये आता है कि क्या इसको सांस्कृतिक रूप से पतन कहना उचित होगा? तो बिल्कुल भी इसको सांस्कृतिक रूप से पतन कहना उचित नहीं होगा। क्यों? रीजन क्या था? कोई ना कोई कारण तो दिया जाता है, तभी तो बोला जा सकता है ना। इसके पीछे रीजन यह था कि जो मुगल है, मुगल, मुगल संस्कृति का क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर प्रसार हो गया था। जो मुगल के दरबार में रहने वाले
अधिकारी थे उनका अब क्षेत्रीय स्तर पर प्रसार हो चुका था। अब वो जाकर क्षेत्रों में यानी कि क्षेत्रीय रियासतों में जो राजा महाराजा थे उनके अंडर में जाकर वो बस चुके थे। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं, अगर मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल देता हूं, तो जैसे एग्जाम्पल में अवध, बंगाल, हैदराबाद आती। तो आप जो ये यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, आप जो इस बात को बोल रहे थे कि भारत में मुगल साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण जो दरबारी कला और साहित्य था उसका पतन हो गया, तो ऐसा नहीं था। मुगल साम्राज्य से जो निकले हुए कला और साहित्य के लोग थे वो जाकर क्षेत्रीय स्तर पर अवध से, बंगाल से और हैदराबाद राज्यों में उनके दरबार में रहने लगे थे और क्षेत्रीय उनका क्या हो गया, उद्भव हो गया। इस प्रकार से एक एक तरफ जहां बोला जाता अंधकार का काल था, दूसरी तरफ नवीन इतिहासकारों के द्वारा उनके बातों को काटा जाता है। मैंने दोनों को संतुलित रूप से रखने का यहां प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से इस पर आते हैं, तो क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आप लिखने का भी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि 18वीं सदी का पूर्वाध का भारत किस प्रकार खंडित संप्रभुता से ग्रस्त था। ठीक है, मतलब ये विचार किसका हो सकता है, सीधा सा आपको समझ में आ गया। पूर्वाध के भारत में कह रहा है खंडित संप्रभुता से ग्रस्त था, अर्थात किसका विचार हो सकता है ये, तो ये तो मार्क्सवादियों का विचार हो सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन इसी पर अगर मैं आपको दूं कि क्या 18वीं सदी के पूर्वाध का भारत खंडित संप्रभुता से ग्रस्त था। क्या आप अपने मत के पक्ष में, या क्या आप मत कीजिए, केवल ऐसे कीजिए, आप अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। देखिए यहां पे आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन रखा गया। एक तो ऐसे रखा गया कि 18वीं सदी के पूर्वाध का भारत किस प्रकार खंडित संप्रभुता से ग्रस्त था। ये क्वेश्चन आपका हाइपोथेटिकल हो गया। हाइपोथेटिकल का मतलब हुआ कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही आपको इसका आंसर लिख देना है, आपको प्रूव करना होता है, आपको सिद्ध करना है। तो अगर क्वेश्चन जैसे दिया है आपने वैसे ही हूबहू लिख दिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन यहां कह रहे हैं कि आप अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए, अर्थात इसका पॉजिटिव पॉइंट भी और इसका निगेटिव पॉइंट भी, दोनों पॉइंट देने के बाद आपको अपना क्या करना होगा, निष्कर्ष देना होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा वो मैं बताऊंगा। एक बार आप लोग लिखने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, मैं चेक भी कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन लेते समय याद रखिएगा PK10, कौन सा कोड, PK10। PK10 कोड का यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस मेरे साथ जुड़ने का मौका भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।